बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीवर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीजंग डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज दोस्तों वीडियो थोड़ी सी हटके है। हम प्रॉपर्टीज़ के जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का स्कोप है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है डीलर हजरात की, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जो कंपनियां हैं उनकी कामयाबी और नाकामी के क्या असबाब हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में क्यों प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री समझी जाती है, और जितने भी लोग मल्टी मिलीनियर या बने हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस इंडस्ट्री से कमाया, क्या उन्होंने पैसा रियल स्टेट से कमाया या फिर कमोडिटीज़ से या स्टॉक से, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का स्कोप इसलिए मैं कहूँगा कि कम नहीं है, ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे खित्ते में पाया जाता है जो हर लिहाज से रिसोर्सफुल है, फ्रूटफुल है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो तमाम नेमतें दी हैं जो शायद दुनिया के किसी कोने में ना हो। दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, मैदान भी है। हर चीज़ पाकिस्तान को कुदरत ने अता फरमाई है। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो आप जानते हैं कि तेज़ी से बढ़ रही है। सालाना तकरीबन 4% के हिसाब से शायद बढ़ रही है, या 5% के हिसाब से बढ़ रही है। अभी पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के 22 करोड़ के करीब है। और जैसे जैसे दोस्तों आबादी बढ़ती है तो लोगों की ज़रूरियात बढ़ जाती है, लोगों को घरों की ज़रूरत होती है, चाहे वो उनका अपना घर हो, चाहे वो किराए का घर लेना चाह रहे हो। तो जब आबादी बढ़ती है तो रियल स्टेट जो है वो भी वैसे वैसे तरक्की करता है, उसमें भी गुंजाइश पैदा होती है, उसमें भी नई नई कंपनियां आती हैं, नए नई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, इसलिए कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और हर साल अगर 4% आबादी बढ़ रही है तो हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख घरों की ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पूरा करने के लिए अभी तक पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो काफ़ी पीछे है, उसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है। तो ये एक इसलिए मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का स्कोप ख़त्म हो गया है और वो यहाँ से अपना कारोबार वाइंड अप करके दुबई चले गए हैं, पुर्तगाल चले गए हैं, उनके जाने की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी डेड हो चुकी है, ये मसला नहीं है। अगर वो बाहर गए हैं तो उनकी कुछ और वजूहात हैं दोस्तों। वो वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये एक इशू है। और फिर पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं, वो बहुत जल्दी बदल जाती हैं। यानी कि कोई भी अगर आप रियल एस्टेट के लिए 5 साल मनसूबा लेकर आते हैं तो 5 साल तो कोई गवर्नमेंट यहाँ पे मुकम्मल नहीं करती है, और वो पता चलता है 2.5 साल, 3 साल, पौने 3 साल, 4 साल बाद वो हुकूमत चली गई। जैसे ही वो हुकूमत चली जाती है तो नई जो भी गवर्नमेंट आती है वो आके पॉलिसी शिफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लीगल मैटर्स हैं उनका सामना करना पड़ता है जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। इन जो गैर तसलसल है ना पॉलिसीज़ का रियल एस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें ज़ाहिर है एक आदमी ऑफिस खोलता है, रियल एस्टेट कंपनी बनाता है, उसे स्टाफ रखना पड़ता है, हैवी पे देनी पड़ती है, बहुत कुछ लवाजमात करने पड़ते हैं। तो वो ये सारा कुछ करके भी अगर उसे कानूनी तौर के ऊपर कानून के अदारे जो उसके ऊपर हाथ डाल दें गलत तरीके से, वो बेचारा अपसेट हो जाता है और इस तरह वो फिर समझता है कि मैं किसी ऐसे मुल्क में चला जाऊं जहाँ पे इतनी ज़्यादा कानूनी मुशगाफियाँ ना हों, जहाँ पे साफ साफ चीज़ें हों, और वो फिर वहाँ पे अपनी बिज़नेस शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप दुबई की बात करते हैं या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या फिर किसी और की मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, उनसे आप डेविएट नहीं कर सकते। वहाँ पे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के चेंज होने से तब्दील नहीं होती है। मसलन एक टैक्स का एक सिस्टम है किसी भी मुल्क का, उसमें जो टैक्स जिस गवर्नमेंट ने लगाया है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, विद होल्डिंग है या वैट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर कट हैं। उसमें ये नहीं है कि आपने ये आज प्लाट ख़रीदा है और जब आपने प्लाट डील मेच्योर कर रहे हैं जब, तो उस वक्त जो है वो वैट जो है वो 4% था। जब डील मेच्योर हो गई आपकी, अब आप
ट्रांसफ़र के लिए गए हैं तो पता चले जी वो 7% चला गया, 8% चला गया। तो इस तरह के मामलात वहाँ पे नहीं होते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बाहर के कंट्रीज़ में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर हैं, वो बड़े क्लियर कट हैं। उनसे आप लेफ़्ट राइट नहीं हो सकते हैं। उनको आपको हर सूरत फ़ॉलो करना ही होगा, तब आप काम कर सकते हैं। अगर आपको पता हो ना तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये कंस्ट्रक्शन के मेयार हैं, यहाँ से हमने नक्शा अप्रूव करवाना है, इसकी इतनी फ़ीस है, ये लोग विज़िट करने आएँगे, ये चीज़ें हैं। एक पूरा एक एग्रीमेंट हो, आपको पता हो, तो फिर आपको खुशी होगी। आपको पता है यार ये एक प्रोसीजर है, इसको मैंने फॉलो करना है तो मैं अपनी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पे पता ये चलता है कि आप जो सो कॉल्ड प्रोसीजर पाकिस्तान के अंदर दिए हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो भी करते हैं तो फिर भी एक मामूली इंस्पेक्टर आके आपको काम से रोक देता है, कहता है जी ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। यानी कि वो उस पॉलिसी की तशरीह खुद से करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के हालात जब होते हैं तो फिर पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं और वो फिर पाकिस्तान से अपना कारोबार किसी ऐसे मुल्क में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे ये मसाइल ना हो, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, जिनके ऊपर अमल दरामद करना भी आसान हो। यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं जो कि इंडस्ट्री से मुशावरत के बगैर बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर यहाँ पे इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। अब पाकिस्तान में आप देख लें, किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, चाहे वो DHA की हो, बैरिया की हो, इस्लामाबाद की हो, पार्क व्यू सिटी की हो, लाहौर की हो, कराची की हो, बेशुमार जो रियल स्टेट कंपनियां हैं उन्होंने अपने काम बंद कर दिए हैं। बंद करने की वजह ये नहीं है कि काम नहीं है, बंद करने की वजह ये है कि उन्हें नाजायज़ तरीके से तंग किया जाता है। उनकी जो लीगल मैटर्स हैं उनको लटका देते हैं अदारों में बैठे हुए लोग, उन्हें NOCs नहीं दिए जाते, उनके लिए भारी रिश्वत मांगी जाती है और फिर उनसे जो है तरह तरह की डिमांड की जाती है, उनसे प्लाट मांगे जाते हैं, उनसे फ्लैट्स मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान में रियल स्टेट का काम जो है वो बंद कर दिया है, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों उस वक्त आपने देखा कि हर आदमी रियल स्टेट में दाखिल हो गया, किसी का तजर्बा था या नहीं था, उसने छलांग लगा दी कि जो बाकी लोग लूट रहे हैं हशमत मैं भी लूट लूँ। तो ऐसा ही हुआ, हर आदमी ने रियल स्टेट का ऑफिस खोल लिया, छोटा सा दफ्तर बना लिया, कुछ लड़के रख लिए और अपना भी तजर्बा नहीं है, ऊपर से आपने स्टाफ भी रख लिया, फिर उनकी कोचिंग भी नहीं की है, उन्हें रियल स्टेट इंडस्ट्री का मतलब ही नहीं पता। तो फिर इस तरह के लोग बूम में तो काम कर लेते हैं, जब हालात टफ होते हैं, इकानमी सिकुड़ना शुरू होती है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए सर्वाइव करना पाकिस्तान में मुश्किल हो जाता है और फिर वो लोग जो हैं बेशुमार डीलें जो हैं वो दरमियान में छोड़ के भाग जाते हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लोगों का सरमाया पड़ा होता है, लोगों से उन्होंने लगवाया होता है, वो सरमाया भी डूब जाता है और फिर जो जेन्युइन जो प्रोफेशनल रियल स्टेट का काम करने वाली कंपनीज़ हैं वो बदनाम होती हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रियल एस्टेट का काम करें पहले उससे अच्छी तरह सीख लें, उसकी कोई कोचिंग क्लासेस ले लें और इंडस्ट्री में टाइम लगाएं, उसके बाद अपना ऑफिस खोलें। ऑफिस खोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, लेकिन एक दरमियान में आके किसी को देख के आप ये काम शुरू ना करें। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, इसकी पूरी स्टडी है, उसको स्टडी करें, उसमें अपनी स्ट्रैटजीज़ बनाएं। इसमें देखिए रियल स्टेट में खाली रियल स्टेट का दफ्तर खोल लेना काफ़ी नहीं होता, उसमें आपके सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तब जाके आप एक कंपनी बना सकते हैं। आप खाली एक दफ्तर लेके रियल स्टेट का काम शुरू करेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा, आपको एट द एंड भागना पड़ेगा मार्केट से। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टाफ को एजुकेट करें। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उसे एजुकेट करें। फिर दूसरा एक ट्रेंड देखा गया रियल स्टेट इंडस्ट्री में, रात को लेट तक बैठना और सुबह ऑफिस लेट खोलना। यानी कि अगर मैं अपने ऑफिस का हूँ तो मेरा ऑफिस आने का टाइम शायद 11-12 बजे से पहले ना हो, लेकिन स्टाफ जो है वो सुबह 8 बजे 9 बजे, बहुत आदमी 10 बजे आ जाएगा, साहब जो है वो 12-1 बजे आ रहे हैं। तो फिर ये भी चीज़ें जो है ना आपको एक गलत एक कस्टम जो है वो सेट हो जाती है, प्रेसिडेंट सेट हो जाता है स्टाफ के लिए। एक तो आप 12 बजे आते हैं और स्टाफ आपका सुबह से आपका दफ्तर में इंतज़ार कर रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि लीड्स क्या होती हैं, लीड्स को फॉलो कैसे करना होता है, उनका फॉलो बैक कैसे रखना होता है, ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर मार्केट में बेशुमार डिजिटल कंपनीज ऐसी आ गई हैं
जो आपके एड्स चलाती हैं, आपको लीड्स देती हैं। आपको लीड्स तो मिल जाती हैं, लेकिन आपका स्टाफ जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो उन लीड्स के ऊपर काम कर सके। तो लिहाजा जब भी काम करें स्टाफ को ट्रेन स्टाफ रखें, और ऑफिस टाइमिंग जो है ना उसका हर सूरत में ख्याल रखें, क्योंकि गाहक और मौत का पता नहीं होता कि वो किस वक्त आ जाए। हो सकता है सुबह 8 बजे आपके दफ्तर में कस्टमर आ जाए और आपका स्टाफ बैठा हो, वो कैपेबल ही ना हो उसे डील करने के लिए, और आप 12 बजे आ रहे हो। तो ये एक फैक्टर है। लिहाजा टाइम की जो पाबंदी लोग नहीं ना करते, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी। आपको सुबह 8 बजे ऑफिस आना पड़ेगा, और शाम को बेशक आप लेट ना बैठें। आप एक प्रेसिडेंट सेट करें ना, शाम को आप 5 बजे 6 बजे दफ्तर क्लोज कर दें। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप क्वालिटी सर्विसेज कस्टमर को नहीं देंगे तो आपकी बेस नहीं बनेगी। अगर आप देखा देखी काम करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, नाकामियाँ आती हैं। जो आदमी ये कहे कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि नाकामी के बगैर आप सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। नाकामी आएगी तो आप सीखेंगे ना। तो ये चीज़ है। फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में प्रॉफिटेबल क्यों समझी जाती है? दुनिया में जितने भी बिलीनियर्स हैं, मल्टी मिलीनियर्स हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया रियल एस्टेट से, उनके अगर आप इंटरव्यूज़ उठा के देख लें तो उन्होंने शायद ही किसी और इंडस्ट्री से ऐसा पैसा कमाया हो। चाहे वो आप देख लें एलन मस्क को, देख लें वो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर्स हैं उनको देख लें। इसी तरह एक रॉक के नाम से कंपनी है, ब्लैक स्टोन के नाम से है, उनको देख लें। इन सब लोगों ने जितना भी पैसा कमाया वो रियल स्टेट इंडस्ट्री से कमाया, और रियल स्टेट इंडस्ट्री नो डाउट दुनिया की प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, और लोगों ने इससे पैसा कमाया है, लेकिन सही टाइम दे के सही वक्त के ऊपर फैसले करके। दूसरे लोगों को देख के उन्होंने फैसले कभी नहीं किए, उन्होंने अपने फैसले खुद किए हैं, अपने हालात को देख के फैसले किए हैं, मार्केट को स्टडी करके फैसले किए हैं। पाकिस्तान में तो जुआ खेला जाता है, यानी कि अगर मेरे किसी रिश्तेदार को कहीं से कोई प्रॉफिट हो गया रियल स्टेट में, एक दो उसकी अच्छी डीलें होगी तो उसने आके फैमिली में बताया, और बाकी लोगों ने भी नहीं देखा कि उस वक्त हालात क्या थे, इसकी कैसे डील होगी, तो उन्होंने भी वहाँ पे पैसा झोंक दिया। पता चला कि उनका पैसा ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये बड़ा कल्चर है कि हम देखा देखी काम करते हैं, हम स्टडी करके काम नहीं करते हैं। जब देखा देखी काम करेंगे तो फिर नुकसान तो होगा। और फिर हम जो चौथी पांचवी बड़ी बात है कि हम कभी भी अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा जुगाड़ू किस्म के लोगों का इंतखाब करते हैं, या जो जिसकी ज़ुबान ज़्यादा चलती हो, चर्ब ज़ुबान हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर आजकल ये ट्रेंड है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े बड़े ऑफिस बना लिए हैं, वहाँ पे लेडीज़ को बिठा दिया है, उनसे टेलीफोन कॉल्स करवाई जाती हैं। हम उधर ज़्यादा माइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम झांसे में आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं। जितने भी हाई राइज स्कैंडल्स हुए हैं पाकिस्तान में, वो जिन लोगों ने किए हैं उनके ऑफिस का आज अगर आप विज़िट करें तो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। अगर जब आपने विज़िट किया होगा और अब आपके पास फ्रॉड हो चुका है, तो वहाँ पे आपकी किन लोगों से मुलाकात हुई होगी? एक खूबसूरत मॉडल से मुलाकात हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इस तरह ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप होने से बचें। रियल स्टेट में स्कोप पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने शुरू में गिनवाई हैं कि पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बड़ा अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। तो पाकिस्तान में भी ये हालात हैं। पाकिस्तान भी हुकूमत आपको पता है स्टेबल नहीं है, आए दिन एहतजाज हो रहे होते हैं। पॉलिसीज़ मेकर जो हैं वो अपने रोने रो रहे होते हैं, और फिर पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ से पूछ के नहीं बनाई जाती, बस बना दी जाती हैं और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, चाहे वो एफबीआर की तरफ से हों, या फिर फाइनेंस डिवीजन की तरफ से हों, या फिर आरडीए की तरफ से, एलडीए की तरफ से, सीडीए की तरफ से, बस बना दी जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से रियल स्टेट इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। लोग कारोबार छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि रियल स्टेट इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, और इसमें काम करने वाले लोगों को अपने आप को एजुकेट करके काम करना चाहिए। और सबसे लास्ट बात जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सच की हमेशा फतह होती है। हमेशा जो भी चीज़ बेचें, ख़रीदें, सच समझ के, सच बता के डील किया करें, उसमें बरकत भी होती है। और डील करने से पहले आपका जो जायज़ कमीशन बनता है उसे बता दें क्लाइंट को,
1% है, 2% है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बताएं। कोई टाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग टाप लगाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो इंडस्ट्री से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी होती है ना टाप लगाने की। हर दफ़ा तो आपका टाप नहीं लग सकता ना। तो लिहाजा इस इंडस्ट्री में अभी भी पोटेंशियल है। ये इंडस्ट्री अभी भी बेशुमार ख़ानदानों को पाल रही है, रोज़गार दे रही है। अगर आप भी दिल बर्दाश्ता हो गए हैं तो अपने दिल को हिम्मत दीजिए, इन चीज़ों के ऊपर अमल करें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप एक कामयाब रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।